नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। पांचवें लॉकडाउन में कहां सख्ती कहां राहत। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन से देश को राहत देने की शुरुआत कर दी है, लेकिन जैसे ही केंद्र सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के पांचवें चरण के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं और देश को 3 चरणों में खोलने की बात कही है। पहले चरण में 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट्स, सैलून और शॉपिंग मॉल इत्यादि खोलने की इजाजत दे दी गई है। दूसरे चरण में जुलाई से स्कूल, कॉलेज और सभी शैक्षणिक संस्थान खोलने की इजाजत भी दी गई है और इसके अलावा तीसरे चरण की कोई तारीख नहीं बताई गई, लेकिन यानी तीसरा चरण कब शुरू होगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसमें अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, बार, ऑडिटोरियम इत्यादि इनके बारे में तारीखों का ऐलान स्थिति का आकलन करने के बाद किया जाएगा, लेकिन तीसरे चरण में इन सभी को भी खोल दिया जाएगा। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि देश भर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। 30 जून तक के लिए ये दिशा निर्देश अब जारी किए गए हैं और इसमें लॉकडाउन को सिर्फ कोरोना के कंटेनमेंट जोन तक ही सीमित करने की बात कही गई है। सरकार ने कंटेनमेंट जोन के अलावा पूरे देश में प्रतिबंधों को 3 चरण में हटाने का खाका पेश किया है। तो आइए जानते हैं आने वाले दिनों में लॉकडाउन से 3 चरणों में कैसे और कब कब क्या क्या खुलेगा। पांचवा लॉकडाउन है, 3 चरणों में कंटेनमेंट जोनों के बाहर का भारत खुल जाएगा। इसके अलावा रात में 9 बजे से सुबह 9 बजे तक सख्त कर्फ्यू लागू करवाने के लिए राज्यों को कहा गया है। पांचवा लॉकडाउन, जिसके लिए दिशा निर्देश जो गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए हैं, कंटेनमेंट जोनों तक सीमित होगा लॉकडाउन। जितने भी कंटेनमेंट जोन हैं उन्हीं में लॉकडाउन की पूर्णतः पालना करवाई जाएगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर भी राज्य अगर चाहे तो प्रतिबंध लगा सकता है। अगर किसी भी इलाके में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है तो वहां पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है और व्यक्तियों और सामानों का बेरोक टोक आवागमन जो है वो अब उसकी इजाजत मिल गई है। किसी भी राज्य में कोई भी आदमी अब जा सकता है बिना किसी पास के। और कमजोर व्यक्तियों, जिनमें बीमार, बुजुर्ग, बच्चे, गर्भवती महिला हैं, उनको उनकी सुरक्षा के लिए कहा गया है, उनको घर पर रहने की ही सलाह दी गई है। इसके अलावा आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है ताकि कोरोना संक्रमित लोगों की जल्द से जल्द पहचान की जा सके और उनसे बचा जा सके। आम नागरिकों के लिए यह सलाह दी गई है। और 8 जून के बाद धार्मिक स्थल, पहले चरण की अब बात करते हैं, 8 जून के बाद धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति दे दी गई है। और अगर बात की जाए पहले चरण में ही, पहले चरण के बाद जो दूसरा चरण है उसमें जुलाई महीने में राज्य सरकार फैसला लेंगी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा की अनुमति तीसरे चरण में दी जाएगी। ये आपको बता दें कि तीसरे चरण में क्या कुछ रहने वाला है। और इसके साथ ही मेट्रो रेल चलाने की अनुमति भी तीसरे ही चरण में दी जाएगी, लेकिन इसकी अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। स्थिति का आकलन करने के बाद इसके बारे में बताया जाएगा। सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, असेंबली हॉल और थिएटर और बार इत्यादि ये सभी तीसरे चरण में खोले जाएंगे। सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद और धार्मिक समारोह या बड़े सम्मेलन जिनमें भीड़ ज्यादा इकट्ठा होती है उसकी भी अनुमति तीसरे चरण में दी जा सकेगी। और आपको बता दें कि तारीख की घोषणा स्थिति के आकलन के बाद ही की जाएगी। ये खास और अहम बात तीसरे चरण में है, क्योंकि तीसरे चरण के बारे में कोई भी दिशा निर्देश जिस तरीके से दिए गए हैं उसके बारे में तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। शांतनु बनर्जी हमारे संवाददाता पश्चिम बंगाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं पश्चिम बंगाल सरकार की क्या कुछ रणनीति है, क्या कुछ दिशा निर्देश राज्य सरकार ने अब जारी किए हैं। शांतनु जी, क्या कुछ स्थिति है पश्चिम बंगाल की कोरोना संक्रमण को लेकर के, कितने आंकड़े वहां पर सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से पांचवें लॉकडाउन के बारे में अब जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, उनके अनुसार अब क्या कुछ तैयारी, क्या कुछ रणनीति सरकार ने बनाई? जी, सबसे देखिए, फिलहाल पश्चिम बंगाल का जो परिस्थिति है अभी पश्चिम बंगाल में 72 घंटे के अंदर 1000 का ऊपर पॉजिटिव केस सामने आ गए हैं। इसका संख्या फिलहाल 5,500 क्रॉस हो चुका है जी। और मौत का आंकड़े भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। अभी आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल के कई क्षेत्रों पर मतलब जो इलाका ग्रीन जोन में था वो धीरे धीरे अभी फिलहाल जो रेड जोन में चेंज हो रहा है। क्योंकि देखिए, कुचबिहार इलाका में कम से कम 72 लोगों ने पॉजिटिव पाया गया। नदिया जिला में 80 का ऊपर, मुर्शिदाबाद में करीब
30 का ऊपर, पूर्व बर्धमान जिला में 27 के ऊपर, उत्तर 24 परगना जिला में 34 के ऊपर। ये जो मतलब माहौल चल रहा है फिलहाल पश्चिम बंगाल का, जो जो इलाका ग्रीन जोन में था वो धीरे धीरे रेड जोन होते जा रहा है जी। और इसके बाद भी काल जो मुख्यमंत्री जो कहा था जो लॉकडाउन के मतलब उन्होंने सिर्फ यही बोला था कि केंद्रीय सरकार की ओर से हम लोग वेट किया था और इंतजार किया था अगर केंद्रीय सरकार कुछ बोले तो, लेकिन दोपहर तक केंद्रीय सरकार का कोई दिशा नहीं की, इसीलिए काल मतलब केंद्रीय सरकार का पहले ही जी जी ममता दीदी ने बोल दिया जी और उन्होंने सिर्फ यही बोला थे 8वीं जून से जी जो होटल रेस्तोरां धर्मीय स्थान खोलने के लिए जो केंद्रीय सरकार ने बोला है, उन्होंने सिर्फ यही बोला जो 1 जून मतलब काल से जी जी काल से सभी क्षेत्रों पर सिर्फ कंटेन जोन और रेड जोन छोड़ के सभी क्षेत्रों पर होटल रेस्तोरां जी खोल सकते हैं, जी, साथ जी। साथ मंदिर मस्जिद गिरजा खोल जी। सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात अभी जो आ रहा है जी पश्चिम बंगाल की, फिलहाल जो बंगाल इमाम एसोसिएशन का मोहम्मद याहिया, जी उन्होंने खुद बोला कि अभी मस्जिद खोलने का कोई जरूरत नहीं है। जी इसका मतलब पश्चिम बंगाल में अभी काल मस्जिद से कोई मस्जिद नहीं खुलेगा। जी 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 दूसरा बात यही है, पश्चिम बंगाल में सबसे बड़े जो हिंदू धर्मियों को जो मंदिर है जी। वो है तारापीठ, जी दक्षिणेश्वर जी कलकत्ता का। जी 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 अच्छा, उसके बाद है बेलूर मठ, जी ये भी बहुत बड़ा है। जब नरेंद्र मोदी करीब 6 महीने पहले आया था यहीं पे, जी तो ये सब मतलब 1 जून से नहीं खुलेगा क्योंकि जी। उन लोगों ने फैसला किया है जी करीब 15 तारीख के बाद ये लोग फैसला करेंगे कि मंदिर और मस्जिद खुले या नहीं जी। खुले। सबसे बड़ी सवाल अभी खड़ा हो गया मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोलने का बाद भी जी जी ये लोग खुलने के लिए राजी नहीं हो रहा है। उसके साथ साथ आप फिलहाल देखिए पश्चिम बंगाल का जो प्राइवेट बस, जी। कलकत्ता को लेकर पूरा बंगाल में जो प्राइवेट बस मतलब करीब पश्चिम बंगाल का जो जितना लोग है उसमें से 90% बस यूज करता है, सफर जी। करता है कहीं भी जगह जाने के लिए। जी जी तो लेकिन फिलहाल जो परिस्थिति है अभी जो बस भाड़ा लेकर मुख्यमंत्री जो बोला जितना ही सीट है उतनी सीट पर बैठकर आप सवार कर सकते हैं, जी लेकिन वो भी मतलब अभी बस यूनियन से जो खबर मिल रहा है वो भी मतलब अभी उसको मीटिंग जारी है, वो अभी में राजी नहीं हो रहा है क्योंकि जी उसमें भी मतलब उसको बस चलाने में घाटा है क्योंकि एक बस एक दिन में कम से कम चलाने के लिए पर डे जी 3 से शांतनु जी, 3,500 रुपया खर्चा ये है। खैर बस चालकों की अब परेशानी सरकार को सुननी चाहिए और उनका भी उनकी समस्याओं का समाधान भी करना चाहिए। शांतनु बनर्जी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और सरकार की तमाम तैयारियों के बारे में आपने बताया। शशिपाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता कर्नाटक से। शशिपाल जी, क्या कुछ जानकारी है कर्नाटक सरकार की, क्या कुछ तैयारियां हैं लॉकडाउन के 5वें चरण को लेकर के, जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से दिशा निर्देश अब जारी किए गए हैं? जी हितेंद्र, मैं आपको बताता चलूं कि जी कर्नाटक सरकार ने जून 8 तारीख से मंदिरों और मस्जिद खोलने की बात कर रही है हितेंद्र जी। जहां पे आप कह सकते हैं कि जून 8 से कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के जो नए गाइडलाइंस जो इशू किए हैं उसमें दरगाह और मस्जिद ओपन होने वाले हैं, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए या फिर टेम्परेचर टेस्टिंग करते हुए और कंपलसरी हैंड वॉशिंग के कुछ गाइडलाइंस इशू किए गए हैं माइनॉरिटी कमीशन द्वारा। जैसे कि माइनॉरिटी कमीशन के जो चेयरमैन हैं अब्दुल अजीम ने ये कहा कि कंपलसरी जो दरगाह और मस्जिद में जो आते हैं या फिर प्रेयर करने के लिए जो लोग आ रहे हैं उन्हें कंपलसरी 1 मीटर डिस्टेंस का फॉलो करने के लिए बताया गया है और उनके जो प्रेयर करने के जो मैट्स होते हैं वो खुद वो लाना चाहिए। और ये भी कहा गया है कि कंपलसरी जो प्रेयर करने के लिए आते हैं उनको स्क्रीनिंग किया जाएगा और 10-15 मिनट से ज्यादा उनको दरगाह और मस्जिद में नमाज करने की इजाजत नहीं है। और फ्राइडे के लिए जो शुक्रवार का जो नमाज होता है उसके लिए उन्होंने टाइम एक्सटेंड किया है 20 मिनट के लिए। और जैसे मैंने दरगाह और मॉस्की के बारे में बताया तो जैसे ही माइनॉरिटी कमीशन ने ये गाइडलाइंस इशू किए तो वैसे ही मुजराई इलाके ने मंदिरों के लिए भी एक नए गाइडलाइंस इशू किए हैं। उसमें ये बताया गया है कि एवरीवन शुड मेंटेन 1 मीटर डिस्टेंस को फॉलो करना है, मतलब 1 मीटर डिस्टेंस का फॉलो करना है। फिर उसके बाद में सैनिटाइजेशन करना है और जैसे ही वो अंदर आते हैं मंदिर के अंदर और कंपलसरी फेस मास्क के कुछ नए गाइडलाइंस इशू किए गए हैं हितेंद्र जी।
तो जिस तरीके से जो धार्मिक स्थल खोले गए हैं वहां पर सैनिटाइजेशन के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, वो सभी व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से या फिर जो धार्मिक स्थल हैं उसी धार्मिक स्थलों के प्रबंधन की तरफ से करवाई जा रही हैं? ये सरकार की तरफ से ही ये नए गाइडलाइंस इशू किए हैं और ये सरकार ही प्रोवाइड करेगी हित तंत्र के। इकबाल, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो कर्नाटक में भी लगभग सरकार ने जो आदेश जारी कर दिए हैं केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक, अब पूरी तरीके से सरकार ने ये तैयारी कर ली है। जिस तरीके से पहले चरण में सार्वजनिक जो धार्मिक स्थल हैं और होटल, रेस्टोरेंट और अन्य आतिथ्य सेवाएं, शॉपिंग मॉल्स इत्यादि खोलने की जो इजाज़त दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से, उसके लिए राज्य सरकारें भी तैयार हो रही हैं। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, क्या कुछ जानकारी है, दिल्ली सरकार ने क्या कुछ गाइडलाइन जारी की है 5वें लॉकडाउन के लिए? जी बिल्कुल, बता दें जिस तरीके से 5वें लॉकडाउन के लिए दिल्ली सरकार ने जो गाइडलाइन निकाली है, वो गाइडलाइन के अंदर लगभग 3 चरणों के अंदर लॉकडाउन चलाया जाएगा। पहला 1 तारीख से लेकर 8 तारीख तक, 8 से लेकर फिर 17 तारीख तक, 17 से लेकर फिर 30 तारीख तक। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, लॉकडाउन जो है वो 1 महीने का होगा। कहीं ना कहीं ये देखने की वाली बात है, लॉकडाउन के अंदर जो लोगों को राहत देने की कोशिश की गई है या फिर कहें कि लोगों को जो छूट देने की कोशिश की गई है, वो जरूर इसके अंदर महत्व रखता है। क्योंकि जिस तरीके से छूट दी गई है उसके अंदर जो पहले मंदिर मस्जिद थे जो बंद कर रखे थे, वो लॉकडाउन के अंदर अब वो खोलने की कवायद की जाएगी। मगर देखने वाली बात यह, जिस तरीके से मेट्रो स्टेशन जो बंद थे, यानी मेट्रो सेवाएं जो बंद थी, अब वो भी शुरू की जाएंगी। यहाँ तक कि कहते हैं, और जो मार्केट वगैरह जो बंद थी वो भी शुरू की जाएंगी। यहाँ तक कि जो मॉल है वो भी खोले जाएंगे। मगर हर तरीके से कोशिश ये की जाएगी कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके और लोगों को करवाया जा सके। मगर देखने वाली बात है, जिस तरीके से लगातार लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को थोड़ा सा स्ट्रिक्टली कदम उठाना पड़ेगा। राजीव तिवारी जी, आपसे यह भी जानना चाहेंगे, दिल्ली में कोरोना की स्थिति कैसी है? कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आज भी रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े सामने आए हैं। जी बिल्कुल, बता दें जिस तरीके से आज का जो 24 घंटे का रिकॉर्ड आया है वो लगभग चौंकाने वाला है। क्योंकि लगातार जो कोरोना पेशेंटों की जो गिनती है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है कि इसके अंदर जो अब जो 24 घंटे का जो कह सकते हैं जो गिनती बढ़ी है, वो कहीं ना कहीं 1200 के पार हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि कोरोना पेशेंटों की जो गिनती है वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए दिक्कतें वाली बात है। क्योंकि सरकार को कोशिश करनी होगी कि इसको रोकने की रोकथाम किया जा सके। जी राजीव जी, दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने क्या कुछ तैयारी की है लॉकडाउन के 5वें चरण के लिए? देखिए, दिल्ली सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि कोरोना का साथ जीना पड़ेगा और कोरोना के साथ चलना पड़ेगा। मगर अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कोई ना कोई इंतजाम जरूर है। मगर दिल्ली सरकार कह रही है हमने सारे इंतजाम कर रखे हैं। जैसे बात करें मेट्रो स्टेशन की, और मेट्रो स्टेशनों को लगभग सैनिटाइजर किया जा चुका है। मेट्रो स्टेशन के जो डीएमआरसी के अधिकारी हैं उनसे जो बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हम हर तरीके से संभव कोशिश कर रहे हैं, हर तरीके से तैयार हैं। अगर सरकार उनको ऑर्डर देती है तो वो मेट्रो की सेवाएं हैं शुरू कर सकते हैं। मगर सबसे बड़ी एक अहम बात होगी, जो मेट्रो के सवारी जो होगी, जो कह सकते हैं जो लोग वक्त सफर करेंगे, उनके मोबाइल के अंदर आरोग्य ऐप्स होना जरूरी होगा। कहीं ना कहीं उसके बगैर वो अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे। जी राजीव तिवारी, जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनमें कहा गया है कि रात में लॉकडाउन और कर्फ्यू की सख्ती से पालना करवानी राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। इस बारे में दिल्ली सरकार किस तरीके से तैयार है? क्या रात में लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक है अभी तक? देखिए, बिल्कुल बताते हैं, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि गाइडलाइन जो केंद्र सरकार ने बनाई वो राज्य सरकारों को हैंड ओवर कर दी। हैंड ओवर करने के बाद राज्य सरकारों को अब दिक्कतें हुए हैं या नहीं है वो जरूर देखना होगा। क्योंकि राज्य सरकारों की अब जो जिम्मेवारी है वो बनती है। कहीं ना कहीं अब जब 5वां लॉकडाउन लगाया गया है तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की अहम भूमिका है। क्योंकि लगातार दिल्ली के अंदर कोरोना पेशेंटों की गिनती जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। मगर कहीं ना कहीं अब दिल्ली सरकार का जो रोल है, या कह सकते हैं दिल्ली सरकार जितनी भी कोशिश कर रही है वो कितना कारगर है कितना नहीं है, मगर ये देखना होगा। मगर दिल्ली सरकार अपनी तरफ से दावे बहुत कर रही है, यहाँ तक कि विज्ञापन भी किए हैं। विज्ञापनों के अंदर भी यही कहा गया है कि दिल्ली सरकार हर तरीके से मुमकिन तैयार है कोरोना से लड़ने के लिए। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है, जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा इसके लिए। जी
जी राजीव तिवारी, जिस तरीके से बात अगर की जाए तीसरे चरण की, तो तीसरे चरण में जो जिन सेवाओं को खोला जाना है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा की बात हो, स्विमिंग पूल, जिम्नाजियम, और जिस तरीके से बात की जाए अगर सिनेमा हॉल की, तो इनके लिए अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। स्थिति का आकलन करने के बाद इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। लेकिन क्या कुछ लगता है, जिस तरीके से लगभग सभी चीजों में राहत दे दी गई है, तो क्या संक्रमण फैलने के आसार अब दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि अभी तक लॉकडाउन 4 ही जारी है और इसमें भी आंकड़े जो है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल कहें इसके बारे में तो ये दिल्ली सरकार ने कोशिश जरूर की, मगर दिल्ली सरकार की कोशिशें कहीं ना कहीं विफल भी साबित हुई, क्योंकि लगातार हमने बाजारों के अंदर और ये और जगहों पे देखा कि लगातार लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ और लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। मगर जिसकी वजह से बात करें, अब 5वें लॉकडाउन के अंदर स्कूल, कॉलेज या जिम या सिनेमा हॉल या फिर मंदिर मस्जिद जो खोलने की बात है, वो कहीं ना कहीं अभी भी कोशिश ये की जाएगी सरकार की तरफ से कि हाँ, इनको खोला जाए। मगर खोलने की जो अभी तारीख है वो डिसाइड नहीं की गई है। मगर हाँ, ये जरूर है, मंदिर मस्जिदों को खोला जाएगा, मगर वो 8 तारीख के बाद, यानी कि दूसरे चरण के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि जो 3 महीने का, 1 महीने का जो लॉकडाउन लगाया गया है, यानी 5वां लॉकडाउन, वो 3 चरणों के अंदर है। मगर तीनों चरणों के राजीव तिवारी, जी राजीव तिवारी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए, दिल्ली सरकार की तैयारियों के बारे में बताने के लिए। अब हमारे साथ शुभम, मुंबई से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम जी, क्या कुछ जानकारी है, महाराष्ट्र सरकार ने किस तरीके से गाइडलाइन जारी की है 5वें लॉकडाउन के लिए? महाराष्ट्र सरकार की तरफ आज एक नया प्रमाण जारी किया गया, जहां पर 3 तारीख से लोगों को जो है घूमने फिरने की आजादी देगी। हालांकि यह इलाके रेड में नहीं होंगे महाराष्ट्र में, हालांकि समुद्र पर लोगों को जाने की। इसके अलावा हम बात करें तो जो है साइकिल की जॉगिंग हो या बाजार जो घाट होते हैं, बड़े बड़े जो सब्जी मंडियां हैं, वो बाजार जो मार्केट हैं, वो सब खोलने की महाराष्ट्र सरकार ने इजाजत दी है। थोड़ी देर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो है एक फेसबुक के जरिए प्रेस वार्ता करेंगे, जिसके बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि महाराष्ट्र में और क्या क्या रियायतें दे दी। उसके बाद बिल्कुल कयास लगाया जाए कि कुछ कुछ चीजों पर रियायतें दी जा सकती है, हालांकि कई सारी चीजों पर पाबंदी जारी रह सकती है। शुभम, जिस तरीके से लगातार मामले सामने आ रहे हैं और केंद्र सरकार ने ये अधिकार दिया है राज्य सरकारों को कि अगर चाहें तो प्रतिबंध को कहीं भी लागू कर सकते हैं, जहां पर भी उनको लगता है कि यहां पर प्रतिबंध लागू करने चाहिए, तो इस तरीके से जैसे महाराष्ट्र में जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या महाराष्ट्र में पूर्णतः लॉकडाउन ठाकरे सरकार लागू रख सकती है, या फिर ऐसे ही जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उनके अनुसार ही फैसला लिया जाएगा? देखिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र में लगातार स्थिति यहाँ पर दिन ब दिन जो है मानते यह आयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में स्थिति जो है देखते हुए लॉकडाउन जो है अभी यहाँ पर बरकरार रहेगा और लेकिन हालांकि कई सारी रियायतें जरूर दी जा सकती हैं। लेकिन जिस तरीके से स्थिति सामान्य, पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और तमाम जो मंत्रीगण हैं महाराष्ट्र के, वो चाहेंगे कि महाराष्ट्र में जल्द से जल्द कोरोना पर काबू पाया जा सके। जी शुभम पांडे, तो और इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहेंगे किस तरीके से महाराष्ट्र की स्थिति है कोरोना के संक्रमण को लेकर के, और मुंबई में फिलहाल क्या कुछ स्थिति सामने आ रही है? मुंबई में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे मामले जो एसेंशियल जरूरी सेवाओं के नाम पर जो लोग घरों से बाहर निकलते थे, उन सभी के अंदर कोरोना के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह से पुलिसकर्मी की बात करें, चाहे जो है नर्स, डॉक्टर या नर्सों की, वो सभी अब इसके धीरे धीरे चपेट में आ रहे हैं, जिस वजह तो कहीं स्थिति यहाँ पर बद से बदतर हो जा रही है और महाराष्ट्र सरकार हर संभव प्रयत्न कर रही है, लेकिन फिसलते हुए नजर आ रहा है। शुभम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो कि राष्ट्रीय दिशा निर्देश जो लागू किए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना से बचाव के लिए, कोरोना संक्रमण से राहत के लिए, तो किस तरीके से वहां पर महाराष्ट्र में उनको लागू किया जा रहा है और किस तरीके से लोगों से पालन करवाया जा रहा है? क्या लोग लापरवाही बरत रहे हैं? देखिए, अगर लॉकडाउन पालन की हम बात करें या सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, तो यहाँ पर मुंबई में जिस तरीके से पहले भी तस्वीरें पहले ही बेधड़क सड़कों पर घूम रहे थे, अपने चेहरों पर मास्क नहीं लगा रहे थे, तो कहीं न कहीं यहाँ पर सरकार की लापरवाही साफ तौर पर बढ़ती जाती हुई देख रहे थे। सरकार यहाँ पर प्रशासन जो है लोगों से लॉकडाउन का पालन नहीं करवा, जिसके बाद अब अगर छूट दी यहाँ पर चांसेस दिखाई जो है देखे जा सकते हैं।
जानकारी देने के लिए शुभम पांडे आपका शुक्रिया। तो जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो मामले सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन की, सरकार की लापरवाही है, लोगों से लॉकडाउन का सख्ती से पालन नहीं करवाया गया, इसी वजह से वहां पर मामले जो है वो लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से लॉकडाउन 5 के लिए केंद्र सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, उनके अनुसार अनेकों चीजों में चरणबद्ध तरीके से छूट दी जाएगी। अब पूरे भारत में सिर्फ जो कंटेनमेंट जोन है वहीं पर पूर्णतः लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा जो कंटेनमेंट जोन नहीं है वहां पर चरणबद्ध तरीके से छूट दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार की तरफ से की गई है। और इसी के लिए तो पहले चरण में जिस तरीके से अगर बात की जाए तो सार्वजनिक धार्मिक स्थल और पूजा स्थल जितने भी हैं उनको खोलने की अनुमति दी गई है। होटल, रेस्टोरेंट और जो बाकी की आतिथ्य सेवाएं हैं, शॉपिंग मॉल हैं, उनको भी खोलने की अनुमति दी गई है। पहले चरण की बात की जाए तो 8 जून के बाद सभी धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति दे दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से। और दूसरे चरण में अगर बात की जाए तो हालांकि राज्य सरकार इसमें फैसला लेंगी। स्कूल, कॉलेज और सभी शिक्षण संस्थान खोले जाने का फैसला राज्य सरकारें ले सकती हैं। तीसरे चरण की अगर बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा की अनुमति दी जाएगी, लेकिन एक शर्त इसके साथ ही लगा दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से, मेट्रो रेल चलाने की भी अनुमति दी जाएगी। लेकिन ये सभी अनुमति जो तीसरे चरण में दी जाएंगी उसके बारे में अभी तक कोई तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। इसके बारे में तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, असेंबली हॉल, थिएटर और बार ये सभी खोल दिए जाएंगे तीसरे चरण में। लेकिन तीसरे चरण की तारीख के लिए अभी देश की जनता को इंतजार करना पड़ेगा। सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद और धार्मिक समारोह या बड़े सम्मेलन भी किए जा सकेंगे तीसरे चरण में। लेकिन वही यहां पर बात लागू होती है, तारीख की घोषणा जो है वो स्थिति के आकलन के बाद की जाएगी। किस तरीके से कोरोना संक्रमण की स्थिति रहती है, किस तरीके से कोरोना का संक्रमण फैलता है, किस तरीके से लोग इस पर लगाम लगाने में कामयाब रहेंगे। विनीत कपूर हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए। विनीत जी, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा की स्थिति है कोरोना के संक्रमण को लेकर के, फिलहाल क्या कुछ दिशा निर्देश यहाँ की सरकारों की तरफ से जारी किए गए? बिल्कुल, देखिए, सीधे तौर पर अगर हम कोरोना संक्रमण की बात करें तो जिस तरह से पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें या फिर चंडीगढ़ की बात करें, तो जो केंद्र की गाइडलाइंस आई है उन्हीं गाइडलाइंस को जो तीनों प्रदेश हैं वो कहीं ना कहीं फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब के मुख्यमंत्री जो हैं वो कल ही स्पष्ट कर चुके थे कि केंद्र की गाइडलाइंस के मुताबिक जो लॉकडाउन है उसको आगे बढ़ा दिया गया है। 1 महीने के लिए पंजाब के अंदर लॉकडाउन जो है वो बढ़ा दिया गया। इसी तर्ज पर हरियाणा की बात करें या फिर चंडीगढ़ की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं यही डायरेक्शन जो है वो जारी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अहम सवाल है कि जो कंटोनमेंट एरिया है वहां पर फिलहाल लोगों को किसी तरह की राहत जो है वो मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ का कंटोनमेंट का जो एरिया है बापूधाम कॉलोनी, जहां पर लगातार केसेस जो हैं उनके अंदर इजाफा हो रहा है। और सीधे तौर पर अगर हम नेगेटिव केसों की बात करें तो उसमें भले ही कह सकते हैं कि बढ़ोतरी होती नजर आ रही है, लेकिन पॉजिटिव केसों का आंकड़ा भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं एहतियात जरूर बढ़ती गई है। इसके अलावा जो दुकानों को खोलने की बात है तो ओड इवन का फॉर्मूला जो है वो फिलहाल तीनों प्रदेशों के अंदर जारी है। ओड इवन के तहत यहाँ पर दुकानें खुलती नजर आ रही हैं। दुकानदारों को कहा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। इसके अलावा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पर ओपन किया गया है उसके अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल जो है वो रखा गया है। इसके अलावा अगर हम पंजाब की बात करें तो जिस तरह से वंदे भारत स्कीम के अंतर्गत पंजाब का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि मोहाली में स्थित है, वहां पर जिस तरह से लगातार फ्लाइट्स आ रही हैं तो उन फ्लाइट्स के ऊपर भी जो प्रशासन है वो नजर बनाए हुए है ताकि वहीं पर लोगों की स्कैनिंग की जाए, उनको आइसोलेट किया जाए और अगर उनमें से कुछ कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनको उपचार के लिए अस्पताल ले जाया जाए और उनका उपचार जो है वो शुरू करवाया जाए ताकि उनको इस संक्रमण से बाहर निकाला जा सके। तो इस तरह का यहाँ पर काम होता नजर आ रहा है। लेकिन कल जो नई गाइडलाइंस आई है उनको भी तीनों राज्य जो हैं वो कहीं ना कहीं फोकस जी विनीता नजर आ रहे हैं जी, उसके तहत लोगों को राहत भी मिल रही है। जी विनीत, आपसे ये भी जानना चाहूंगा क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जी कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के पूरे सख्त दिखाई दे रहे हैं और हरियाणा से जो दिल्ली से लगते हुए जो इलाके हैं, दिल्ली से लगते हुए जो जिले हैं, वहां पर कोरोना का संक्रमण भी तेजी से फैला है जिसकी वजह से हरियाणा के बॉर्डर सील कर दिए गए थे। तो इसको लेकर के अब हरियाणा सरकार की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, जैसे कि अब 5वें लॉकडाउन में पूरे तरीके से छूट दे दी गई है, एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने के लिए किसी भी सामान पर, किसी भी व्यक्ति पर कोई रोक टोक नहीं है। तो इसको लेकर के हरियाणा सरकार की अब क्या कुछ रणनीति है?
देखिए, भले ही छूट बेशक हरियाणा की तरफ से जरूर दी गई हो, दिल्ली बॉर्डर को हालांकि पहले सील कर दिया गया था, क्योंकि एनसीआर के जो आसपास के क्षेत्र हैं, चाहे उसमें हम फरीदाबाद की बात करें, गुरुग्राम की बात करें, तो ये वो एरिया थे जहां पर कोरोना संक्रमण जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। पॉजिटिव केसों के अंदर लगातार इजाफा हो रहा था, तो यहाँ पर संक्रमण को रोकने के प्रयास जारी हैं। हालांकि दिल्ली बॉर्डर को जिस तरह से सील किया गया था और कल जो नई गाइडलाइंस आई है उसको लेकर आज शाम जो गृह मंत्री हैं उन्होंने अधिकारियों के साथ एक रिव्यू बैठक भी की है, और उस बैठक में सीधे तौर पर यह जरूर फैसला किया गया है कि जो केंद्र की गाइडलाइंस आई है उसको फॉलो किया जाएगा, लेकिन एहतियात जरूर बरती जाएगी ताकि हरियाणा जो है वो ज्यादा कोरोना की मार को झेलता हुआ नजर ना आए। क्योंकि दिल्ली से कुछ लोग जो हरियाणा आए हैं उनमें संक्रमण के लक्षण पाए गए हैं, जिसके बाद और ज्यादा हरियाणा संजीता होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर हम सारी सिचुएशन की बात करें तो हालांकि जरूर लोगों को छूट मिल गई है, लॉकडाउन 5 शुरू हो चुका है और इसमें लोगों को राहत मिलती भी नजर आ रही है, लेकिन अभी भी कोरोना का खतरा जो है वो कम होता नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे में प्रशासन, सरकारें लोगों को जरूर एडवाइस कर रही है कि अगर जरूरत है तभी घर से बाहर निकलो, अन्यथा अपने घर तक सीमित रहो ताकि आप कोरोना के संक्रमण से बचे रह सको। जी विनीत जी, जिस तरीके से अब कहीं ना कहीं जो कंटेनमेंट जोन है उनके अलावा पूरे भारत को खोलने के लिए रणनीति बना ली है सरकार ने और दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं, तो अब अगर देखा जाए तो कोरोना का संक्रमण भी बढ़ने की पूरी संभावना है। ऐसे में इन सरकारों की जो कोरोना का संक्रमण बढ़ेगा उस स्थिति से निपटने के लिए क्या कुछ तैयारी है, इन सरकारों ने अपनी क्या कुछ तैयारी अभी तक की है? देखिए, यही चीज एक कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े कर रही है कि जिस वक्त देश के अंदर तकरीबन 100 केस थे या 200 केस थे, उस समय पूरी की पूरी कंट्री को सील कर दिया गया था। लॉकडाउन को सख्ती से पालन करने के निर्देश जो है वो जारी कर दिए गए थे, और आज जब लगातार केसों के अंदर इजाफा हो रहा है, 1 लाख के पार आंकड़ा पहुंच चुका है, तो ऐसे में इस तरह की छूट जो है वो कहीं ना कहीं कम्युनिटी स्प्रेडिंग को भी आमंत्रित कर सकती है, और अगर कम्युनिटी स्प्रेडिंग की स्टेज आती है तो फिर उसको कंट्रोल करना जो है वो कहीं ना कहीं मुश्किल सा हो जाएगा। तो ऐसे में जरूर एहतियात यहाँ पर सरकारें बरतती नजर आ रही है। जिस तरह से मैं पहले बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का खास करके ख्याल रखा जा रहा है। कई प्रदेश ऐसे हैं जिन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर पाबंदी लगा दी है कि कोई भी व्यक्ति अगर थूकता है तो उसके खिलाफ चालान किया जाएगा। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो तो आपको मास्क पाना जो है वो अनिवार्य हो गया है। किसी भी तरह की सोशल गैदरिंग जो है उस पर फिलहाल रोक लगाई गई है। इसके अलावा शादी समारोह की बात करें तो उसमें भी केवल 50 व्यक्ति जो हैं वो एकत्रित हो सकते हैं। अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसके संस्कार के वक्त भी केवल 20 लोग जो हैं वो एकत्रित हो सकते हैं। तो ऐसे में इस तरह की जो एहतियात है वो प्रशासन और सरकारें बरतती नजर आ रही हैं। साथ साथ शॉपकीपर्स की बात करें तो अगर एक दुकान पर 6 से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे पाए जाते हैं तो उसके चालान का प्रावधान भी कर दिया गया है। साथ साथ उनको कहा गया है कि 6 फीट की दूरी जो है वो लोग बना के रखे ताकि सीधे तौर पर संक्रमण का शिकार होने से लोगों को बचाया जा सके। लेकिन अब इतनी बड़ी भीड़ जब सड़कों पर उतर रही है तो ऐसे में कम्युनिटी स्प्रेडिंग किस ढंग से रोकनी होगी, किस ढंग से कोरोना का संक्रमण रुकेगा, ये अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। जी विनीत कपूर, तमाम अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लॉकडाउन के 5वें लॉकडाउन के लिए अब दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी राज्य सरकारें सतर्क हैं और केंद्र सरकार की दिशा निर्देशों के अनुसार ही सभी राज्य सरकारों ने भी अब कमर कस ली है और 5वें लॉकडाउन में कहीं ना कहीं अब देश खुलता हुआ नजर आएगा। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਾ ਪੰਜਾਬ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਈ-ਪਾਸ ਲੈਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। हर खबर का मतलब अहम खबर नहीं, तभी हम दिखाते हैं जनता का मुद्दा। हर खबर का मतलब तमाशा नहीं,
तभी सफेद पोशों से हम करते हैं असरदार बहस। हाकिम और हुक्मरानों तक बेबस लोगों की आवाज पहुंचाने के लिए आम जनता का मंच बनकर